बायोलॉजी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स, यानी उपापचयी सक्रिय कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक लिविंग प्लांट सेल में, ये मैंने लिविंग प्लांट सेल को दिखाया है, आप इसमें देख रहे हैं सेल वॉल, सबसे बाहर उसके अंदर प्लाज्मा लेमा पाई जाती है, उसके बाद उस प्लाज्मा लेमा के अंदर साइटोप्लाज्म और उसमें न्यूक्लियस। ये जो साइटोप्लाज्म प्लांट सेल का होता है, इसमें बहुत सारे उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाएं, जैसा कि नाम से ही मैंने पहले कहा कि क्लियर है, सेल ऑर्गेनेली यानी कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकाएं, बहुत सारे उपापचयी सक्रिय कोशिकाएं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स लवक, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्लवनी जालिका और गोल्गी कॉम्प्लेक्स गालिका है। इन 5 सेल ऑर्गेनेली में से मैं आज आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन और प्लास्टिड्स के टाइप, उनमें से क्लोरोप्लास्ट की संरचना एवं उसके फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। आप ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाया जाने वाला ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके थ्रू सेल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसको माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का विद्युत ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और लिविंग सेल में पाई जाने वाली वह ओवल शेप यानी अंडाकार संरचना है जिसमें 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनमें से जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है यानी सपाट होती है और बाकी जैविक कलाओं के समान ही फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, जिसको अंतःकला कहते हैं, इस मेम्ब्रेन में बहुत सारी अनेक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं। ये इन अंगुली के समान उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी को हमने अलग से दिखाया है। इस क्रिस्टी की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण लगे रहते हैं। इन कणों को F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहा जाता है। इसके बाद इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन युक्त तरल पारदर्शक पदार्थ पाया जाता है। इस प्रोटीन युक्त तरल पारदर्शक पदार्थ को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डीएनए एंड राइबोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे कोशिकांग हैं जो सेल डिवीजन पर डिपेंड नहीं रहते। क्यों? क्योंकि इनमें सेल्फ डुप्लीकेशन यानी स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। यानी ये स्वतः विभाजित होने वाले कोशिकाएं हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि इनमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जैसा कि ये दोनों यूकैरियोटिक कोशिकाओं या सेल ऑर्गेनेल हैं और चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन इन दोनों यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल में प्रोकैरियोटिक सेल के समान यानी 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं।
ये राइबोसोम्स जो कि 70S टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक 2 सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। बाकी जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उन सब में 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की अगर हम बात करें तो हर एक लिविंग सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन के द्वारा उत्पन्न होती है। और इस कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज यानी भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी उत्पन्न होता है। इसी एटीपी के द्वारा जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उन सब को ऊर्जा प्रदान होती है। इसी कारण एटीपी को ऊर्जा का सिक्का यानी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, द कॉइन ऑफ द सेल, इसीलिए इसको ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनमें से जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और उसके बाद के दोनों स्टेप क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वन पार्टिकल या ऑक्सीसोम के ऊपर पाया जाता है। इन 3 कंप्लीट स्टेप्स में पूरी सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और इन तीनों स्टेप्स के बारे में जब हम आपको सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन की क्रियाविधि या मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे तो इन तीनों स्टेप्स को हम वहां पर डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लास्टिड्स। देखिए प्लास्टिड्स मैंने पहले भी बताया प्लांट सेल की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में लवक यानी प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। ये 3 टाइप के प्लास्टिड्स हैं जो प्लांट सेल में होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं और कोई भी रंग प्रदान नहीं करते। ये मुख्यतः भूमिगत जड़ और तने में पाए जाते हैं जो फूड स्टोरेज का कार्य करते हैं, अर्थात भोजन को संग्रह का काम करते हैं। जैसे आलू, मूली, गाजर ये जड़ें हैं, जबकि आलू तने का रूपांतरण है और मूली और गाजर जड़ों के रूपांतरण है। अगर हम इनमें भोजन संग्रह की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा ही भोजन का संग्रह होता है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, लेकिन ग्रीन कलर को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर पौधे में जितने भी रंग प्रदान किए जाते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट मुख्यतः फलों में और फूलों में यानी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में पाए जाते हैं और सामान्यतः पॉलिनेशन यानी परागण और डिस्पर्सन यानी प्रकीर्णन, किसका, फल और बीज का प्रकीर्णन और परागकणों के परागण की क्रिया में ये भाग लेते हैं। इसके बाद तीसरे टाइप के जो प्लास्टिड्स हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, जिनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ये पौधे की हरी कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पौधे की हरी कोशिकाएं तना, जो कि जब तरुण होता है वो हरा होता है और उसमें हरित ऊतक की कोशिकाओं में, जिसको
उन हरित ऊतक की कोशिकाओं को हम क्लोरेनकाइमा सेल्स कहते हैं। उनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और पत्ती में जो ग्रीन कोशिकाएं होती हैं जिनको हम पर्णनभोधक कोशिकाएं या मीसोफिल सेल्स कहते हैं, उनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और जहां पत्तियों में और तने में ग्रीन सेल्स होती है, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये क्लोरोप्लास्ट जो है भोजन के निर्माण की क्रिया संपन्न करते हैं। इसी कारण प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट को द किचन ऑफ प्लांट सेल, पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्योंकि प्लांट सेल अपना भोजन स्वयं बना सकता है, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, अर्थात प्लांट सेल स्वकोषी या ऑटोट्रॉपिक होती हैं, जबकि एनिमल सेल्स हेटेरोट्रॉपिक या परकोषी होती हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना की बात करें तो यह भी ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है, अंडाकार संरचना होती है और दो परतों के द्वारा घिरी रहती है। उनमें से आउटर मेम्ब्रेन और इनर वाली इनर मेम्ब्रेन या अंतःकला और आउटर मेम्ब्रेन बाह्य कला कहलाती है। ये दोनों कलाएं भी फास्फोलिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन युक्त तरल पारदर्शक पदार्थ भरा रहता है। इस प्रोटीन युक्त तरल पारदर्शक पदार्थ को स्ट्रोमा कहा जाता है। इसी स्ट्रोमा में अनेक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स, अनेक तस्तरी नुमा संरचनाएं जो कि एकक कलाओं की बनी हुई होती हैं, जिनको थाइलेक्वाइड्स कहा जाता है। ये थाइलेक्वाइड्स एक सिक्का के ढेर के समान, जैसे कॉइन्स का ढेर होता है, सिक्के को एक दूसरे के ऊपर रख दें, कॉइन्स का ढेर यानी सिक्के के समान बनी संरचना के अनुसार एक दूसरे के ऊपर लगे रहते हैं। और जो एक सिक्के के ढेर के समान संरचना बनकर तैयार होती है उसको ग्रेना कहा जाता है। और एक ग्रेना जो कि बहुत सारे थाइलेक्वाइड से मिलकर तैयार होता है, एक ग्रेना के अंदर लगभग 100 से 120 थाइलेक्वाइड्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर सिक्के के ढेर के समान लगे रहते हैं। और अगर हम टोटल ग्रेना की बात करें, ये सभी ग्रेना एक दूसरे के साथ किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? साइटोप्लाज्मिक लैमिनी। ये सभी ग्रेना एक दूसरे के साथ स्ट्रोमा लैमिनी भी इनको कहते हैं, स्ट्रोमा लैमिनी के द्वारा आपस में ये सभी कनेक्ट रहते हैं। अगर हम इनमें से ग्रेना के नंबर की बात करें, एक ग्रेना के अंदर 100 से 120 थाइलेक्वाइड्स होते हैं और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर लगभग 30 से 40 ग्रेना पाए जाते हैं जो पूरे क्लोरोप्लास्ट की लंबाई में प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रोमा लैमिनी के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके अंदर जो प्रोटीन तरल पारदर्शक पदार्थ भरा रहता है उसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही पाया जाता है। क्योंकि इसमें खुद का अपना डीएनए होता है, इसलिए ये कोशिकांग स्वयं विभाजित हो सकता है, अर्थात स्वयं गुणन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को चूंकि अपना खुद का डीएनए होता है और वह स्वगुणन के लिए कोशिका के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनेलिज या कोशिका में स्वतः गुणन करने वाले कोशिकांग कहा जाता है। आपको हमने थाइलेक्वाइड की संरचना को अलग से दिखाया है।
थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारी बीड्स लाइक दानेदार रचनाएं पाई जाती हैं। इन बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स को क्वांटासोम्स कहा जाता है और एक क्वांटासोम के अंदर लगभग 230 से 240 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रकाश को अवशोषित या एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अगर हम अब इसके फंक्शन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का जो मुख्य काम है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करना, अर्थात क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा के द्वारा अवशोषित जल का उपयोग प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में किया जाता है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोज्य पदार्थ के रूप में बनता है जो कि मुख्य उत्पाद होता है और ऑक्सीजन उप उत्पाद या बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हमें सिर्फ भोज्य पदार्थ ही नहीं प्राप्त होते, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा हमको ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है जो पूरे वातावरण को ऑक्सीकृत करने का काम करती है और यह ऑक्सीजन हर सजीव प्राणी के लिए आवश्यक है। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में 2 स्टेप्स भाग लेते हैं। उनमें से पहला लाइट रिएक्शन जिसको प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं और दूसरा डार्क रिएक्शन जिसको अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया में जो कि ग्रेना के अंदर पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाशिक अभिक्रिया में जो कि ग्रेना के अंदर होती है उसमें जल का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो कि स्ट्रोमा में पाई जाती है उस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन यानी अपचयन होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी अगर हम फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट यानी एनर्जी का यूज होता है। यानी जो उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाएं होते हैं वो उपापचयी की क्रिया में भाग लेते हैं। उपापचयी क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, उपचय क्रिया और अपचय। उपचय क्रिया को एनाबोलिक अभिक्रियाएं और अपचय क्रिया को कैटाबोलिक अभिक्रियाएं कहते हैं। उपचय क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, अर्थात रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको हम कह रहे हैं यह एक उपचय क्रिया है यानी एनाबोलिक रिएक्शन है जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया उपचय क्रिया में भाग लेता है, जबकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि एक अपचय क्रिया यानी कैटाबोलिक रिएक्शन है और इसी कारण क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपचय की क्रिया में भाग लेता है जिसमें ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आज के टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं मैं चाहूंगा कि आप सभी व्यूअर्स, मैंने आपको लिंक पहले भी दिया है, SGM/SSIC हमारे कॉलेज का ये यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी करा रहा है। हमारा सभी व्यूअर्स से अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों का फायदा इस लॉकडाउन में संभव हो सके। इसी के साथ ही मैं अनुराग मिश्रा यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। कल
मैं आपको जो 3 कोशिकाएं बचे हुए हैं, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इन तीनों के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। धन्यवाद।